नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में, जिसका समय 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा था। बच्चों, जैसे आज के भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद और उनके अधीनस्थ हुआ करते हैं, वैसा ही कुछ सल्तनत काल में भी हुआ करता था, जिसमें सुल्तान से लेकर उसके अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारी कार्य किया करते थे। तो हम जानेंगे कि सल्तनत काल में किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था रही थी। हम सभी अब तक पढ़ चुके हैं कि सल्तनत काल में 5 वंशों का शासन रहा और इन 5 वंशों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अधिकांश रूप से समान ही थी। उनमें कुछ मामूली सा ही अंतर रहा होगा। तो इसमें जो सबसे मुख्य पद होता था वो था सुल्तान का पद। सुल्तान, जिसके पास सारी शक्तियां होती थी, उसकी इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता था। बच्चों, जो ये सुल्तान था, ये एक उपाधि होती थी जिसे सबसे पहले तुर्की शासकों के द्वारा शुरू किया गया और तुर्की शासकों में भी इसे धारण करने वाला जो पहला शासक था वो था महमूद गजनवी। ये वही महमूद गजनवी है जिसने सोमनाथ के मंदिर की धन संपदा को लूटा था और एक लुटेरे के रूप में ये भारत आया था और यहीं की धन संपदा से इसने गजनी को बहुत ही समृद्धशाली बनाया था। तो इस तरह से जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था वो था महमूद गजनवी। तो इस तरह से जो सल्तनत काल के शासक हुए उन सब ने सुल्तान की उपाधि धारण की, सिवाय खिज्र खां को छोड़ के। तो इस तरह से बच्चों, सुल्तान ये सर्वोच्च पद हुआ करता था और इस सुल्तान से जो धार्मिक नेता होते थे वो ये उम्मीद करते थे कि सुल्तान राजकाज के कार्यों में उनकी राय को सर्वोपरि माने। लेकिन सल्तनत काल के सभी सुल्तानों ने उलेमाओं को अधिक महत्व नहीं दिया, सिवाय विशेष रूप से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जिसने उलेमा की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं किया। वहीं बच्चों, एक तरफ बलबन भी था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। तो इस तरह से सभी सुल्तानों ने अपने अपने हिसाब से कहीं उलेमाओं को महत्व दिया और कहीं इनको महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद बच्चों, जो मुख्य पद था वो था अमीर का। अमीर, आपने सुना ही होगा कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले अमीरों का एक समूह या एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया गया था चहलगानी और उसने इन सभी को विशेषाधिकार दिए थे। जैसे प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है जिसमें उसके विशेष मंत्री होते हैं, वैसे ही इल्तुतमिश ने भी चहलगानी संगठन का निर्माण किया था और ये 40 अमीरों का समूह बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और इसका खामियाजा रज़िया को भुगतना पड़ा था। और इनकी अधिक शक्ति को देखते हुए ही बलबन ने इस चहलगानी संगठन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लेकिन आगे भी इन अमीरों का महत्व रहा, बस ये संगठन का अस्तित्व नहीं रहा। फिर बच्चों, जो अगला विभाग आता है वो आता है मजलिस ए खलवत। ये एक तरह से केंद्रीय शासन की व्यवस्था होती थी और इसमें भी मंत्री परिषद जैसी संस्था होती थी। और ये जो मंत्री परिषद जैसी संस्था होती थी, जैसे आज के समय में भी हमारे देश में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य किया करता है, तो वैसे ही सुल्तान भी मंत्री परिषद की सलाह से ही अपने प्रशासनिक कार्य किया करते थे।
फिर बच्चों अगला जो मुख्य पद आता है वो था वज़ीर का। वज़ीर, इसके पास वित्तीय विभाग हुआ करता था और इसका जो विभाग था उसे दीवाने वजारत भी कहा जाता था। जैसे कि आज के समय हमारा वित्तीय विभाग भी है और वित्तीय मंत्री भी है, और हमारे देश की वर्तमान जो वित्तीय मंत्री हैं वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो जैसे वो हमारे देश की वित्तीय व्यवस्थाओं को संभालती हैं, वैसे ही ये वज़ीर भी उस समय सल्तनत कालीन जो वित्तीय व्यवस्था होती थी उसे संभालने का काम किया करता था। इसके बाद जो विभाग आता है बच्चों वो है दीवाने इंशा, जो कि शाही पत्र व्यवहार का कार्य किया करता था। यानी राज दरबार के द्वारा जो पत्र व्यवहार दूसरे राज्यों या शासकों के साथ किया जाता था वो दायित्व दीवाने इंशा के पास होता था। फिर बच्चों जो अगला विभाग है वो है दीवाने रियासत। हर राजा के संबंध विदेशों से होते थे और विदेशी राज्यों के साथ या दूसरे राज्यों के साथ उसके संबंध कैसे हैं ये बहुत हद तक विदेश मंत्री के ऊपर भी निर्भर होता है। जैसे कि हमारे देश के प्रसिद्ध विदेश मंत्री श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज थी, लेकिन आज के संदर्भ में जो हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं उनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो बच्चों जो ये विदेश मंत्री होते थे ये सुल्तान की नीतियों को अपने पड़ोसी राज्यों तक पहुंचाते थे और उनके साथ अच्छे और सुदृढ़ संबंध कायम करने का कार्य किया करते थे। इसके बाद जो विभाग आता है वो है मुस्तौफी। मुस्तौफी बच्चों ये महालेखा परीक्षक का कार्य किया करता था। महालेखा परीक्षक जो कि राज्य के जो खर्चे होते हैं, जो आय होती है, उन सब का रिकॉर्ड रखता है और उस रिकॉर्ड में भी ये सारा हिसाब किताब रखता है कि कहीं कोई कमी या कहीं कोई घोटाला तो नहीं हुआ है। इसे आज के संदर्भ में कैग के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू चुने गए हैं या नियुक्त किए गए हैं, जो उससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। तो इनका जो कार्य है वो पूरा इसी तरह का है कि राज्य की जो आय और व्यय है उन सब का ब्यौरा इनके द्वारा रखा जाता है। इसके बाद जो विभाग आता है बच्चों वो है मजमादार। ये विभाग भी एक तरह से वित्तीय विभाग से ही संबंधित है। इसमें भी हिसाब संग्रह के रूप में रखा जाता है, यानी जो हिसाब किताब होता है उन सब का ब्यौरा इस विभाग के द्वारा भी रखा जाता है। उसके बाद जो मुख्य विभाग था वो था सद्र उस सुदूर। ये एक तरह का धार्मिक विभाग होता था और इस धार्मिक विभाग के अंतर्गत जो मुख्य कार्य होता था वो ये था कि जो ज़कात से धन एकत्रित होता था उसका हिसाब किताब रखना और उसे गरीबों में किस तरह से बांटा जाए, ये सारा काम इस विभाग के द्वारा किया जाता था। बच्चों जो ये ज़कात है ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है, यानी अपने आय का कुछ हिस्सा उसे दान करना होता है और ये सबके लिए धार्मिक रूप से ज़रूरी बताया गया है। तो बच्चों ये उन सभी के लिए धार्मिक रूप से ज़रूरी बताया गया है। इसके बाद जो विभाग आता है वो आता है आपके काजी उल कुज़ात। ये विभाग बच्चों काजी जो न्याय आदि का कार्य किया करता था उससे संबंधित था। और जैसा कि आज हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर, और जो केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, इसके जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं आज के समय हैं शरद अरविंद। वैसे ही उस समय भी सुल्तान इस पद पर यानी काजी उल कुज़ात की नियुक्ति करता था और ये भी सारी न्यायिक व्यवस्था को अच्छे से संपन्न किया करता था। लेकिन जो अंतिम शक्ति होती थी यानी जो व्यक्ति अंतिम रूप से अपील कर सके वो सुल्तान से कर सकता था। ये व्यवस्था
आज भी कायम है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हुए हैं, अगर आप उससे खुश नहीं हैं या आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप अपनी अंतिम अपील राष्ट्रपति के पास कर सकते हैं और राष्ट्रपति के पास ये सारे अधिकार निहित होते हैं। तो वैसे ही अधिकार सुल्तान के पास भी हुआ करते थे, यानी जो अंतिम फैसला होता था वो सुल्तान के द्वारा लिया जाता था विशेष परिस्थितियों में। अगला पद जो आता है बच्चों वो है बरीद ए मुमालिक। ये एक तरह से सूचना विभाग हुआ करता था और जैसा कि हर सुल्तान के लिए ज़रूरी है कि अगर वो अपने राज्य का शासन अच्छे से चलाना चाहता है तो उसे अपने राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पता होनी चाहिए। और खिलजी शासन के दौरान तो इसे पूरी तरह से गुप्तचर विभाग में ही तब्दील कर दिया गया था। तो इस तरह से ये विभाग सुल्तान को राज्य की सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाता था। जैसे बच्चों आज हम जानते हैं कि हमारे देश में ये विभाग तो है ही, इसके अलावा जनता को भी अधिकार दिया गया है कि वो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत प्रशासन में क्या क्या कार्य हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी जुटा सके। लेकिन उस समय ये विभाग सुल्तान के लिए विशेष रूप से कार्य किया करता था। अगला जो पद आता है वो है वली, जिसे नाजिम के नाम से भी जाना जाता था। इस वली की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी और सुल्तान चाहे तो उसे पद से हटा भी सकता था। और इसका जो मुख्य कार्य होता था वो ये था कि ये प्रांतों को संभालने का कार्य किया करते थे। फिर आता है बच्चों शिक। ये एक तरह से जिले के राजस्व अधिकारी होते थे। जैसे आज के समय में जिला कलेक्टर होता है और ये जिले से संबंधित जो भी राजस्व के कार्य होते हैं उन्हें पूरी तरह से करते हैं, वैसे ही उस समय शिक ये कार्य किया करते थे। उसके बाद जो पद आता है वो है दीवाने वकूफ़। ये जो विभाग था ये भी बच्चों वित्तीय विभाग के जैसा ही था और इस विभाग की जो स्थापना की वो की थी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने। और ये वही जलालुद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने नन्हे क्यूमर्स जो मात्र 3 वर्ष का था उसकी हत्या की थी, लेकिन इसने कुछ समय तक प्रशासनिक कार्य भी किए थे। इसके बाद जो विभाग आता है वो है दीवान ए मुस्तखराज। ये विभाग जो इसकी शुरुआत की गई वो की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस तरह से चाचा और भतीजा दोनों ने ही वित्तीय विभाग से संबंधित नए विभाग बनाए और इस विभाग का कार्य भी वित्तीय से ही संबंधित था, यानी धन से ही संबंधित रहा था। अगला जो विभाग है बच्चों वो है दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही ये विभाग भी विशेष रूप से कृषि से संबंधित था। वैसे तो सुल्तान जो होते थे इन्हें युद्ध से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन जब शांति का समय रहता था तो ये प्रशासनिक कार्य भी विशेष रूप से किया करते थे और उस समय जो राजस्व आता था वो विशेष रूप से कृषि से ही आता था। तो इसलिए इन्होंने कृषि भूमि को भी अच्छा या उर्वरक बनाने के लिए एक विभाग की स्थापना की और इस विभाग की स्थापना विशेष रूप से जिसके द्वारा की गई वो थे मोहम्मद तुगलक, जिन्हें इतिहास में विभिन्न नामों से जाना जाता है। अगला जो पद आता है बच्चों वो है अमीर अखूर। ये अमीर अखूर ये अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था। आपको याद ही होगा कि रज़िया सुल्तान ने अबिसिनिया के नागरिक याकूत को अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था और इस तरह से ये सभी तरह से शक्तिशाली पद था जिसे विशेष रूप से किसी वरिष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति को ही दिया जाता था। अगला जो पद आता है बच्चों वो है दीवाने आरिज। दीवाने आरिज इससे संबंधित प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। बच्चों इस विभाग का जो
पुनर्गठन किया था वो बलबन ने किया था। ये एक तरह से सैन्य विभाग था और इस विभाग का जो निर्माण किया गया उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि बलबन चाहता था कि मंगोलों से हमेशा धन देकर समझौता ना किया जाए, बल्कि उनका युद्ध के द्वारा सामना किया जाए। और इसके तहत उसने इस विभाग का गठन किया ताकि वो दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचा सके। इसके बाद जो विभाग आता है बच्चों वो है दीवाने रियासत। ये विभाग विशेष रूप से व्यापार से संबंधित था और इस पर जो नियंत्रण रखने का कार्य इस विभाग के द्वारा किया जाता था। इसमें विदेशी वस्तुएं और भारतीय वस्तुएं दोनों को ही बाजार उपलब्ध करवाया जाता था और इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के ऊपर नियंत्रण करने में सफलता हासिल की, अर्थात जो मूल्य वृद्धि होती थी उस पर उसने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया था। अगला जो पद है वो है दंडाधिकारी, जिसे शाहना के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, ये जो अधिकारी होता था इसे बाजार का दरोगा भी कहा जाता था, यानी बाजार में जो भी व्यवस्थाएं होती थी उन सबको देखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। उसके बाद जो पद आता है वो है मुहत्सिब। मुहत्सिब ये जन साधारण का रक्षक होता था और जो नाप तोल विभाग है, जैसे आज भी हमारे यहाँ फूड इंस्पेक्टर, ये हर तरह के विभाग होते हैं, वैसे ही उस समय भी अलग अलग विभागों की स्थापना की गई थी कि कोई व्यापारी गलत तो नहीं तोल रहा है। इन सब का ध्यान इस अधिकारी के द्वारा रखा जाता था और अगर कोई बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता तो उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी, इसलिए लोग अपराध करने से डरते थे। लेकिन आज क्या व्यवस्था है? आज लोग अपराध करने के बाद भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। तो बच्चों, अगला जो पद था या विभाग था उसका नाम है दीवान ए बंदगान, यानी कि जो दास होते थे उनके लिए इस विभाग की व्यवस्था की गई थी और इस विभाग की व्यवस्था करने वाला जो सुल्तान थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। कहा जाता है बच्चों कि जो सल्तनत कालीन सुल्तान हुए उनमें सबसे अधिक दास रखने वाले सुल्तान के रूप में फिरोज तुगलक का नाम आता है और ये अपने दासों का बहुत ख्याल भी रखा करते थे और इसीलिए शायद इन्होंने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की। ये विभाग इन दासों का पूरी तरह से रखरखाव, देखभाल, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करता था। तो इस तरह से बच्चों सल्तनत कालीन प्रशासन में विभिन्न विभाग थे। विशेष रूप से विदेश मंत्रालय था, आपके वित्तीय विभाग था और तो और न्यायिक व्यवस्था। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर विभाग थे ये आम लोगों की समस्याओं को सुनने का कार्य भी किया करते थे और जो अंतिम शक्ति होती थी या अंतिम शक्ति के बाद जो सारी शक्तियों का केंद्र था वो था सुल्तान का पद। और सुल्तान के पास भी सारी शक्तियाँ तभी होती थी जब वो शक्तिशाली हुआ करता था, यानी जो सुल्तान की सैनिक शक्ति होती थी उसी के आधार पर उसकी प्रशासनिक शक्ति भी होती थी कि अगर सुल्तान मजबूत है, शक्तिशाली है तो उसका प्रशासन भी मजबूत और शक्तिशाली होता था। वहीं अगर सुल्तान नकारा है, कमज़ोर है तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी छिन्न भिन्न होती थी और कोई दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति आकर सुल्तान को उसके पद से हटा दिया करता था। तो स्थितियाँ कैसी भी रहे लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो तभी अच्छे से चल पाती थी जब सुल्तान शक्तिशाली हो, अन्यथा
ये सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिखर जाया करती थी। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो के द्वारा जाना कि जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, जैसे आज हमारे देश में कायम है, वैसे ही उस समय भी सुल्तान अपने हर विभागों को विकेंद्रित करने का प्रयास करता था। लेकिन सारी विकेंद्रित शक्तियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सुल्तान के पास वापस जुड़ जाती थी और अंतिम रूप से जो सर्वोच्च शक्तिशाली पद होता था वो था सुल्तान का पद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।